नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा डिजीज़ ऑफ द मसल्स। ठीक है, तो डिजीज़ जो मसल्स को अफेक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं मायोपैथीज़। ठीक है, और ये रिलेटिवली रेयर होती हैं, वेदर इनहेरिटेड हो या एक्वायर्ड हो, रेयर हैं। तो इनमें कॉमन ये प्रेजेंट करती है प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल वीकनेस होती है, यानी जो हमारे सेंटर ऑफ बॉडी के करीब जो मसल्स हैं ना, जैसे शोल्डर हिप्स के मसल, तो उनमें मतलब ज़्यादा सिमेट्रिकल वीकनेस होगी दोनों साइड पर। प्रॉक्सिमल वीकनेस के साथ ये प्रेजेंट करती हैं मायोपैथीज़, और दोनों साइड्स पर इक्वली होंगी। ठीक है, तो इनकी जो डायग्नोसिस होती है उसमें हमें केयरफुली कुछ फैक्टर्स को देखना होता है। एक तो हमने क्लिनिकल क्ल्यूज़ देखने होते हैं, जैसे अगर आपको उसमें पेशेंट में हार्ट या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, ठीक है, वो देखने होते हैं। इसके अलावा कैसे ये डिज़ीज़ जो है डेवलप कर रही है ओवर टाइम, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई ऐसी डिज़ीज़ है या कोई किसी ड्रग का एक्सपोजर हुआ हो, फिक्स्ड जॉइंट कॉन्ट्रैक्शंस की प्रेजेंस, यानी कॉन्ट्रैक्चर्स तो नहीं है पेशेंट को, मायोटोनिया तो नहीं है, यानी डिलेड मसल रिलैक्सेशन को हम कहते हैं मायोटोनिया। ठीक है, इसी तरह हमने बॉडी वाइड सिम्टम देखने होते हैं, यानी सिस्टमिक सिम्टम्स भी देखने होते हैं। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस बनाते हैं क्लिनिकली। दूसरा इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन में याद रखिएगा जो की डायग्नोस्टिक टूल होता है मायोपैथीज़ के लिए, वो हमने करना होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, मेनली हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाते हैं, जिससे हम जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल की देखते हैं। और इसके अलावा हमने मसल बायोप्सी करवानी होती है मायोपैथीज़ के लिए, जिसमें हम स्मॉल टिश्यू सैंपल जो है एग्जामिन करेंगे। ठीक हो गया। अब मायोपैथीज़ को ना मेनली ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। एक होती है हेरिडिटरी, दूसरी एक्वायर्ड मायोपैथीज़। अब यहाँ पर इसने जो है इनाम दानिश ने डायरेक्ट ही लिख दिया है। अच्छा जी, तो मेनली जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मायोपैथीज़ की, वो बस आप याद रखें। एक होती है हेरिडिटरी मायोपैथी, दूसरी एक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, हेरिडिटरी में फर्दर टाइप्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी में फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी हेरिडिटरी है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक मायोपैथी। ठीक है, इसी तरह एक और है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, इसी तरह चैनलोपैथीज़, कंजेनिटल और मायोफिब्रिलर मायोपैथी, ये सारी आ गई हेरिडिटरी मायोपैथीज़। दूसरी होती है एक्वायर्ड मायोपैथीज़, उसका भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्दर आती हैं एंडोक्राइन मायोपैथी, टॉक्सिक या ड्रग इंड्यूस्ड मायोपैथी, और इन्फ्लामेटरी मायोपैथी भी एक्वायर्ड हैं, मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशनल मायोपैथी। ठीक है, तो वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब इनाम दानिश के अकॉर्डिंग में थोड़ा देख लें कि ये बता रहा है कि डिजीज़ ऑफ मसल्स में हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं वॉलंटरी मसल्स के, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोटोनिया, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन मायोपैथी, इन्फ्लामेटरी मायोपैथी, कंजेनिटल मायोपैथी, टॉक्सिक मायोपैथी। अब इसने सारा मिक्स कर दिया। ठीक है, ये सारी टाइप्स तो एक्वायर्ड की हैं, आखिरी चार। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मायोटोनिया ये हेरिडिटरी की हैं। तो मिक्स में ही इसने लिख दिया कि हमारे ये वॉलंटरी मसल्स के डिसऑर्डर है। अब पहली जो हेरिडिटरी हम डिस्कस करेंगे मायोपैथी, जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो क्या होता है ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी? याद रखिए, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, बढ़ती जाएगी प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन और वीकनेस होगी। और ये जो है हार्ट और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़। ठीक है, कभी कभार इनकी नॉन मसल रिलेटेड भी फीचर्स हमें मिलते हैं। तो progressive muscular dystrophy is a group of hereditary disorder characterized by progressive degeneration of group of muscles without the involvement of nervous system। ठीक है, नर्वस सिस्टम नहीं भी अफेक्ट हो सकता, लेकिन ये मसल की वीकनेस होगी, है हेरिडिटरी। इसकी प्रेवेलेंस क्या है? मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की जो है मोस्ट कॉमन टाइप होती है इसकी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की टाइप मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है, जो कि 12 लोगों को 1 लाख लोगों में से अफेक्ट करती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें? याद रखिए, ऑनसेट तो पहले याद रखिए, ये बचपन में, चाइल्डहुड में ये डिजीज़ बिगन होती है। दो सम स्पेशली दोज विथ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी माइट प्रेजेंट इन एडल्ट में भी हो सकती है। वीकनेस का पैटर्न आपने याद रखना है, दोनों लिम्ब में एक जैसा होता है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल वेस्टिंग एंड वीकनेस होती है। ठीक है, इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रोफी को आप कैसे जो है डिस्टिंग्विश करोगे? जिस डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है कि अनलाइक द मोस्ट मायोपैथी, यहाँ पर जो वीकनेस है वो प्रॉक्सिमल होगी। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी टाइप 1 जो है उसमें डिस्टल वीकनेस होती है, यानी हैंड्स एंड फीट्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी टाइप 1। लेकिन ओवरऑल मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ में जो है प्रॉक्सिमल वीकनेस होगी, बाकी जो होती हैं उनमें प्रॉक्सिमल होगी। यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी में
डिस्टल वीकनेस होगी, ठीक है। हैंड्स एंड फीट्स को ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी ज़्यादा अफेक्ट करती है, बाकी मायोपैथीज़ में प्रॉक्सिमल होती है, यहाँ पर डिस्टल हो रही है। याद हो गया। अदर साइंस याद रखें, इसमें कोई भी ट्विचिंग, फेसिकुलेशन या सेंसरी लॉस नहीं मिलता, टेंडन रिफ्लेक्स भी नॉर्मल ही रहते हैं अनटिल लेट इन द डिजीज़। तो कैसे इसको डायग्नोज करें? इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, जिससे हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जेनेटिक इशू है, हेरिडिटरी है। दूसरा, हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी और मसल बायोप्सी भी कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री टेस्ट। क्रिएटिनिन काइनेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अब इसकी फर्दर टाइप्स है ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, जो मैं आपको अभी सारी एक्सप्लेन करूँगी। तो उसकी एक टाइप है डुचेन और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उनमें ये एंजाइम बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हमें मिलता है, क्योंकि मसल टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। लेकिन ये बाकी डिस्ट्रोफीज़ में एंजाइम नॉर्मल भी मिल सकता है या स्लाइटली एलिवेटेड। तो ये एंजाइम भी हम करवाते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा कार्डियक स्क्रीनिंग, याद रखिएगा कि इसमें हमने कहा हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको चेक करने के लिए कार्डियोमायोपैथी या एरिथमिया के लिए आप कार्डियक स्क्रीनिंग करवाओगे। मैनेजमेंट इसका कोई क्योर नहीं है करेंटली मोस्ट मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ का, बस हमने सपोर्टिव जो है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी होती है, और ताकि डिसेबिलिटी मैनेज हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। लेकिन याद रखिएगा कि जो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, इसमें देखें हम प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है, उस वाली टाइप में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हैं। और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए, जैसे अगर एरिथमिया वगैरह हो गया है तो हम पेस मेकर वगैरह देंगे। तो वैसे कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, और फैमिलीज़ के लिए बस जेनेटिक काउंसलिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये टेबल देखें तो इसमें सारी टाइप्स गिवन है हमारे पास, क्लिनिकल टाइप्स मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ की, ठीक है। हम हेरिडिटरी मायोपैथीज़ में सबसे पहली टाइप पढ़ रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी की फर्दर ये सारी टाइप्स हैं। एक है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी टाइप 1, प्रॉक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी, डुचेन, बेकर, लिम्ब गर्डल, फेशियोस्केपुलोह्यूमरल, ओक्यूलोफेरेंजियल, एमरी ड्रेफुस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जेनेटिक्स है। सबसे पहले तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, DM1। इसकी जेनेटिक है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एक्सपेंडेड ट्रिपलेट रिपीट DMPK जीन, ठीक है। इसका मतलब है एक सिंगल कॉपी जो है म्यूटेटेड जीन की सफिशेंट होती है टू कॉज द डिसऑर्डर, और इसकी जो सिवियरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन द सक्सेसिव जनरेशंस, ठीक है, यानी इसमें एंटिसिपेशन होती है। एज ऑफ ऑनसेट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का कोई भी एज हो सकती है, हाईली वेरिएबल है, किसी भी एज में, कंजेनिटल से लेके एडल्ट तक, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है इसमें जो मसल्स अफेक्ट होंगे वो याद रखिएगा। फेस कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट को? फेशियल वीकनेस होगी, यानी टोसिस भी होगा उसमें, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। दूसरा, स्टर्नोमेस्टोइड, जो नेक के मसल्स हैं वो हेड की मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से लिफ्टिंग हेड जो है मुश्किल हो जाएगा। डिस्टल लिम्ब की बात करें तो डिस्टल लिम्ब में वीकनेस होगी, प्राइमरीली अफेक्टिंग द मसल्स इन द हैंड एंड फीट, और यही की डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है मोस्ट ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ का, जो प्रॉक्सिमल वीकनेस करवाती हैं। लेकिन बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में जो है वो डिस्टल वीकनेस होती है हैंड्स एंड फीट के मसल्स की। अदर फीचर ये है कि इसमें जो है यानी एक और बात कि ये जनरलाइज लेटर, यानी डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी और फिर आगे जाके सारे मसल्स को इन्वॉल्व कर सकती है। अदर मल्टी सिस्टेमिक है, यानी मायोटोनिया, इसका हॉलमार्क होता है मायोटोनिया। मायोटोनिया है क्या? एक्चुअली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसके बाद डिलेड उनकी रिलैक्सेशन हो तो उसको हम कहते हैं मायोटोनिया, ठीक है। तो जैसे अगर पेशेंट ने आपसे हैंड शेक किया तो आपका हैंड छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रिलैक्सेशन डिले हो गई है कॉन्ट्रैक्शन के बाद, तो उसको कहते हैं मायोटोनिया, और यही मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का हॉलमार्क है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी होगा इनको, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वगैरह, IQ डिसेबिलिटी, कार्डियक कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी में एरिथमिया वगैरह, हार्ट ब्लॉक, लेंस ओपेसिटी, इनमें कैटरेक्ट कॉमन है। दूसरा, फ्रंटल बाल्डिंग यानी हेयर लॉस होगा, हाइपोगोनेडिज्म, और इंसुलिन रेजिस्टेंस, GI इशू, स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह। अगली टाइप है प्रॉक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी, PROMM DM2, यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी रिलेटेड टू DM1 बट डिस्टिंक्ट जेनेटिकली। इसकी जेनेटिक क्या है? ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस ही रखती है, लेकिन इसमें क्वाड्रुप्लेट CTG रिपीट एक्सपेंशन होता है इन द CNB जीन्स इतना याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिफरेंस थोड़ा पता हो। इसका एज ऑफ ऑनसेट टिपिकली बाद में हो रहा है DM1 की निस्बत, डुचेन मस्कुलर 1 की निस्बत। ये जो है
8 से 50 साल की उम्र के दरमियान होता है। प्रोक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी वो डिस्टल था, बाकी में प्रोक्सिमल है। तो यहाँ कौन सी मसल अफेक्ट होगी? इसमें प्रोक्सिमल मसल्स अफेक्ट होंगे पेशेंट के, ठीक है। स्पेशली थाई, कभी कभार मसल की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। प्रोक्सिमल हमारे वही होते हैं ना जो हमारे कोर के करीब होते हैं, वो मसल अफेक्ट होंगे। मसल की हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, इनलार्जमेंट, ठीक है, डिस्पाइट वीकनेस भी है फिर लेकिन इनलार्जमेंट। बाकी फीचर एज टाइप 1 यहाँ पर कोग्निशन अफेक्ट नहीं होता। बाकी सिस्टमिक फीचर हैं जैसे मायोटोनिया यहाँ भी होगा, हैंड शेक करेगा लेकिन डिले रिलैक्सेशन, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट, कैटरेक्ट वगैरह यहाँ है, लेकिन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इसका टाइप 2 का फीचर नहीं है। अगली टाइप है डुचीन। डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसको हम डीएमडी कहते हैं, ये याद रखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस रखती है, रिसेसिव, ठीक है। और क्यों होती है? जब म्यूटेशन या डिलीशन आ जाए इन द डिस्ट्रोफिन जीन ऑन द क्रोमोसोम XP21। इसका मतलब है एक्स लिंक्ड है तो मेल्स को अफेक्ट करेगी, फीमेल सिर्फ इसकी कैरियर्स होंगी। तो डुचीन जो है 5 साल की उम्र से पहले अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है। प्रॉक्सिमल और लिम्ब गर्डल अफेक्ट होगा, ये याद रखिए, किसमें? जैसे शोल्डर, हिप, थाई, इसके मसल्स अफेक्ट होंगे तो पेशेंट चल नहीं पाएगा, उसका वैडलिंग गेट होगा, रन नहीं कर पाएगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें हमें गोवर साइन मिलता है। गोवर साइन क्या है? एक क्लासिक मैन्योवर है जहाँ पे चाइल्ड जो है अपने हाथों को यूज़ करेगा खड़े होने के लिए, ठीक है। जो डुचेन में हमें ये मिलता है गोवर साइन, हाथों की मदद से वो खड़ा होगा, क्योंकि टांगों से वो नहीं खड़ा हो पा रहा, वीकनेस है लिम्ब गर्डल की और प्रॉक्सिमल और लिम्ब गर्डल की, तो इस वजह से गोवर साइन मिलेगा। बाकी फीचर यहाँ पे भी कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, हार्ट मसल डिजीज़, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस, तो वेंटिलेटरल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सूडो हाइपरट्रॉफी काफ्स की, लर्निंग एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टी। बेकर, डुचेन के बाद बेकर भी एक्स लिंक्ड ही है, रिसेसिव ही है, लेकिन इसमें डिलीशन डिस्ट्रोफिन जीन ऑन क्रोमोसोम XP21 पर ही होती है, लेकिन ये म्यूटेशन जो है पार्शियली फंक्शनल एल्बेट एबनॉर्मल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगी। मसला दोनों में, डुचेन और बेकर में सेम ही है, लेकिन बेकर में पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनेगी, पार्शियली फंक्शनल होगी वो। डुचेन 5 साल से भी कम में हो रही थी, बेकर जो है ये थोड़ा सा बाद होगी, चाइल्डहुड या अर्ली एडल्टहुड में। यहाँ पर भी प्रॉक्सिमल और लिम्ब गर्डल उसी तरह अफेक्ट होगा, लेकिन सिर्फ लेस सिवियर और स्लो प्रोग्रेशन, क्योंकि थोड़ा फंक्शनल डिस्ट्रोफिन बना है, ठीक है। बाकी फीचर वही, कार्डियोमायोपैथी जो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बनता है, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह, ठीक है। माइल्ड टू सिवियर इसका कोर्स हो सकता है। 5वीं टाइप है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, लिम्ब गर्डल। लिम्ब गर्डल में क्या होता है? हाईली हेट्रोजिनस ग्रुप है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का, जिसमें बहुत सी म्यूटेशन आती हैं वेरियस क्रोमोसोम पे, दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होता है, रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न भी होता है, वेरिएबल एज है, चाइल्ड भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है। मसल इसका लिम्ब गर्डल होगा, नाम से पता चल रहा है लिम्ब गर्ड है, लिम्ब गर्डल, तो लिम्ब गर्डल ही अफेक्ट होगा, यानी जैसे हिप्स हो गए, शोल्डर, इसके मसल्स, तो आर्म्स रेज नहीं कर पाएगा, वॉक नहीं करेगा, स्टेयर्स नहीं चढ़ेगा। बाकी फीचर जेनेटिक सब टाइप पर डिपेंड करता है, कार्डिक और रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, सिस्टेमिक भी होगी, ठीक हो गया। अगली है फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसमें टेंडम रिपीट डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 4q35, 7 to 30 ईयर्स की एज में होगा, लेकिन वेरी कर सकता है, ठीक है। फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल। मसल कौन सी? फेशियो है, फेस का मसल, फेशियल वीकनेस होगी, सीटी नहीं बजा पाएगा, हंस नहीं पाएगा, आंखें बंद नहीं करेगा। अपर लिम्ब स्केपुलो है ना, स्केपुलो ह्यूमरल, तो अपर लिम्ब गर्डल और डिस्टल लोअर लिम्ब, यानी अपर लिम्ब गर्डल में शोल्डर ब्लेड मसल की वीकनेस होगी, स्केपुला विंगिंग इसमें बहुत कॉमन है, स्केपुला की विंगिंग होगी और अपर आर्म मसल्स की वीकनेस होगी। दूसरा इसमें डिस्टल लिम्ब की, डिस्टल लोअर लिम्ब यानी फुट, एंकल, इनकी वीकनेस होगी तो फुट ड्रॉप होगा, और ये पैटर्न एसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल में फेस, अपर लिम्ब गर्डल और डिस्टल लोअर लिम्ब अफेक्ट होंगे। बाकी इसके फीचर याद रखें कि इसमें शोल्डर गर्डल में पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। डेफनेस होती है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और कार्डियो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सिवियर हार्ट एंड लंग प्रॉब्लम्स रेयर हैं, लेकिन फिर भी बाकियों की निस्बत। ओक्यूलोफेरेंजियल टाइप, ओक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन PABP2 जीन ऑन क्रोमोसोम 14 की, रेयरली ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म एग्जिस्ट,
ऑनसेट इसका 30 से 60 के दरमियान, ठीक है, 30 से 60 बड़ी उम्र में हो रहा है। ओक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नाम से पता चला है मसल कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ओक्यूलर टोसिस होगा। पहला सिम्टम ही ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड टोसिस होगा। एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया यानी आई के मसल्स की वीकनेस है तो आई मूव नहीं करेंगी। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, टंग की वीकनेस, स्पीच स्वेलोइंग की डिफ़िकल्टी, माइल्ड लोअर लिम्ब वीकनेस भी हो सकती है आगे जाके। और प्राइमरी इम्पैक्ट जो है मसल्स का, आई के जो मसल्स हैं और स्वेलोइंग के, उनकी वजह से है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होगा, ठीक है। ओक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रोफी। लास्ट रह गई एमरी ड्रेफस। एमरी ड्रेफस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जिसमें एमरिन जीन में म्यूटेशन आ गई। ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों फॉर्म्स होती हैं इसकी। अर्ली चाइल्डहुड में 4 से 5 साल के दरमियान हो जाएगी। और इसमें जो मसल्स हैं ह्यूमरो पेरोनियल यानी अपर आर्म को अफेक्ट करेगी, यानी ह्यूमरस को, और लोअर लेग में पेरोनियल मसल्स को, ठीक है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल लिम्ब गर्डल भी बाद में अफेक्ट हो जाएगा, तो शोल्डर और हिप्स भी अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ह्यूमरो और पेरोनियल पहले हुआ, फिर प्रॉक्सिमल लिम्ब गर्डल। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्चर्स भी डेवलप हो जाते हैं अर्ली, और यही इसका जो है हॉलमार्क फीचर है कि अर्ली डेवलपमेंट जब हो रही है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चर्स की, पार्टिकुलरली एल्बोज़ में, एचिलिस टेंडन, पोस्टीरियर नेक, तो इससे रेंज ऑफ मोशन लिमिट हो जाएगा। इवन इतनी मसल की वीकनेस भी नहीं हुई, लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो वीक हो जाएगा। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट की वजह से सडन डेथ होगी, और कंडक्शन डिफेक्ट, कार्डियोमायोपैथी, ये इसमें कॉमन होते हैं। पेस मेकर लगाना पड़ता है ताकि सडन डेथ ना हो। दैट्स इट, ये सारी थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ की टाइप। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, प्रॉक्सिमल मायोटोनिक मायोपैथी, डुचेन, बेकर, लिम्ब गर्डल, फेशियोस्केपुलोह्यूमरल, ओक्यूलोफेरेंजियल, एमरी ड्रेफस, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनामदानी से भी देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ की क्लिनिकल टाइप्स, जो अभी सारी हमने डेविडसन से टेबल से कवर की। तो एक टाइप है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मोस्ट कॉमन फॉर्म है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। एक्स लिंक मैंने आपको बताया रिसेसिव डिसऑर्डर है, प्रीडोमिनेंटली मेल्स को होगा। प्रोटीन डिस्ट्रोफिन की मसल्स में डेफिशिएंसी हो जाती है। 5 साल की उम्र में ही सिम्टम्स हो जाते हैं, लेकिन सिवियरली डिसेबल हो जाता है एडोलसेंट, और उसकी 20 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके क्या होंगे क्लिनिकल फीचर। शुरू में तो पेशेंट को भागने में और इरेक्ट पोजीशन में उठने से, फ्लोर पर बैठा है तो उठने में इरेक्ट पोजीशन से मुश्किल होगी और भागने में मुश्किल होगी। तो वीकनेस जो है इसके प्रॉक्सिमल जो लोअर लिम्ब के मसल्स हैं उनमें ज़्यादा होगी। तो जैसे वो खड़े होने की कोशिश करेगा फ्रॉम द सुपाइन पोजीशन, ठीक है, तो उसमें पेशेंट को जो ना कैरेक्टरिस्टिकली मस्ट यूज देयर आर्म टू क्लाइंब अप टू देयर बॉडी, जिसको हम गोवर साइन कहते हैं। अच्छा जी, तो ये बार बार गोवर साइन आ रहा है, ये देखें। इसमें क्या है कि पेशेंट जब खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो उसमें अपने हाथों को यूज़ करेगा टू क्लाइंब अप देयर बॉडीज़, ठीक है, अपनी बॉडीज़ पर ही क्लाइंब अप करके उठने की कोशिश करें, क्योंकि लोअर लिम्ब में ऐसे वीकनेस है, प्रॉक्सिमल लोअर लिम्ब्स में। तो इसको हम कहते हैं गोवर साइन, जो हमें डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलता है, ठीक हो गया। तो इसके अलावा इनके काफ्स जो है ना, काफ मसल, उनकी सूडो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि उनमें फैटी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है मसल की, ठीक है, फैट आ जाता है। और ऐसे पेशेंट्स की आगे जाके लेट इन द कोर्स हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चा है तो इसका ऑनसेट जो है अर्ली 5 साल की उम्र से पहले भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब कैसे इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे डुचेन में। क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज इनमें 100 से 200 गुना बढ़ा हुआ होगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाएंगे तो उसमें मायोपैथिक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। एक तो आपने क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में मायोपैथिक पैटर्न, और मसल बायोप्सी में फाइबर्स की नेक्रोसिस नज़र आएगी, रीजनरेशन एंड रीप्लेसमेंट बाय फैट। मैनेजमेंट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया कि इस वाली टाइप में, इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हम प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओरली। उससे मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, सिर्फ 6 महीनों तक के लिए, ठीक हो गया। तो ये हो गया डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक्स लिंक्ड होती है, और उसमें वीकनेस डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की तरह ही होगी, ठीक है। तो एज ऑफ ऑनसेट जिस सिर्फ डिफरेंट है कि इसमें 11 साल की उम्र है और डेथ हो जाती है 42 ईयर्स तक डेथ हो जाती है। डिस्ट्रोफिन के लेवल यहाँ पर हमें नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ क्वालिटेटिवली एल्टर हुआ है, ठीक है। डुचेन और बेकर में अभी हमने डिस्कस किया था डिफरेंस।
उसके बाद अगली टाइप आती है ये लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। और लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटोजोमल रिसेसिव है, 10 से 20 साल की उम्र में होगी। देखिए शोल्डर और पेल्विक गर्डल दोनों मसल्स अफेक्ट होंगी इसमें, शोल्डर के भी और देखिए पेल्विक गर्डल। सिवियर डिसेबिलिटी 20 से 25 सालों के अंदर ही हो जाएगी, ठीक है। और सूडो हाइपरट्रोफी इसमें रेयर है, लेकिन अगर हम इसको फेशो स्केपुलो ह्यूमरल के साथ कंपेयर करें जिसमें फेस, शोल्डर और पेल्विस अफेक्ट हो रही थी, फेस भी हो रहा था, तो उसकी निस्बत यहाँ तो ऑनसेट 10 से 20 साल का है, लेकिन वो 10 से 40 के दरमियान भी हो सकती है। वो ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है जिसमें फेस हो रहा है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो लिम्ब गर्डल वाले में सीवियर डिसेबिलिटी 20 से 25 सालों में हो रही है। फेशियो स्केपुलो ह्यूमरल नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सिर्फ स्लोली प्रोग्रेस करेगी, और उसमें सूडो हाइपरट्रोफी रेयर होती है, ठीक हो गया। अगली टाइप है डिस्टल मायोपैथी। अब यहाँ पर थोड़ी सी इनाम दानिश में जो टाइप्स हैं वो डेविडसन से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन डेविडसन वाली भी करें तो इनफ है, ठीक है, जो टेबल मैंने आपको पढ़ाया। डिस्टल मायोपैथी ऑटोजोमल डिस्ट्रोफी है जो 40 के बाद हो रही है। इसमें जो डिस्टल यानी जो छोटे मसल्स हैंड और फीट के हैं वो अफेक्ट होंगे, रिस्ट के एक्सटेंसर्स अफेक्ट होंगे, और फुट के डोर्सी फ्लेक्सर्स अफेक्ट होंगे। स्लो कोर्स होता है और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। उसके बाद ओक्यूलर डिस्ट्रोफी, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, 30 से पहले होगा। टोसिस इसकी अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होती है, फेशियल वीकनेस भी होगी, कॉमन है, स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है। ओक्यूलर डिस्ट्रोफी, ये वीडियो देखिए, ओक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रोफी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, 3rd to 5th डिकेड में होगा, जिसमें टोसिस, डिस्फेजिया, एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, फेशियल वीकनेस और ऑफन प्रॉक्सिमल लिम्ब की वीकनेस होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, टोसिस हो रहा है, डिस्फेजिया, एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया और फेशियल वीकनेस, प्रॉक्सिमल लिम्ब की वीकनेस। क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज इनमें माइल्डली हमें एलिवेटेड मिलेगा, ठीक है। ये देखिए उधर देखने का कह रहा है, लेकिन इसको ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है, तो आई की मूवमेंट भी नहीं हो रही, फेशियल की भी वीकनेस है, टोसिस भी है, डिस्फेजिया भी होगा इनको, और इनमें क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज बढ़ा हुआ होगा। 30 से 50 के दरमियान ही होता है ओक्यूलोफेरेंजियल डिस्ट्रोफी। अगली टाइप है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी, जिसको हम डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कंटिन्यूड मसल कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, इवन वॉलंटरी इफेक्ट ख़त्म भी हो गई, उसके बाद भी वो मसल जो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, यानी डिले आ जाता है मसल की रिलैक्सेशन में। तो डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका ऑटोजोमल डोमिनेंट है, प्रोग्रेसिव डिस्टल मसल वीकनेस होगी, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि टोसिस होगा, फेस की भी वीकनेस, स्टर्नोमेस्टोइड की भी। तो ये डिजीज़ कैटरेक्ट करवाएगी, इसमें कैटरेक्ट भी होंगे पेशेंट को, फ्रंटल बैल्डनेस, आईक्यू इम्पेयर होगा, कार्डियोमायोपैथी, हाइपोगोनेडिज्म, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इनका जो सीरम आईजीजी है वो भी लो होगा, 20 से 50 की उम्र में ये होता है दरमियान में। और इसमें फेनिटोइन जो है मायोटोनिया को रिड्यूस करने में मदद करेगी। फेनिटोइन देखिए ये कॉन्ट्रैक्टेड रह रहा है, डिले आ गया इसकी रिलैक्सेशन में, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट ही है। तो यहाँ पर इनाम दानिश ने भी सारी टाइप्स जो हैं पढ़ा दी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो है इनहेरिटेड यानी हेरिडिटरी जो मायोपैथी है वो कहलाती है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक मायोपैथीज़, ठीक है, मेटाबॉलिक। तो यहाँ पर तो बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है इनाम दानिश में, अच्छा इतना नहीं लिखा हुआ। इनहेरिटेड जो मेटाबॉलिक मायोपैथीज़ होती है ना, ये लार्ज ग्रुप ऑफ रेयर डिसऑर्डर्स हैं जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें बायोकेमिकल पाथवे डिसरप्ट हो गया। मेटाबॉलिक है ना, तो बायोकेमिकल पाथवे डिसरप्ट हुआ, जो मसल्स यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एटीपी बनाने वाला वो बायोकेमिकल पाथवे उनका ख़राब हो गया है। तो इनहेरिटेंस इसकी ज़्यादातर ये रिसेसिव ही इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, इन द एंजाइम्स नीडेड फॉर ग्लाइकोजन या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। प्रेजेंटेशन इसमें भी मसल वीकनेस ही होगी और पेन होगा, ठीक हो गया। ये टेबल तो गलत बना हुआ है जिसमें अक्यूट मसल वीकनेस, प्रोक्सिमल मायोपैथी अलग ही कॉजेज़ बने हुए हैं। हम तो क्लासिफिकेशन जनरली पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम इनहेरिटेड मेटाबॉलिक पर आए हैं। इनहेरिटेड मेटाबॉलिक की अब जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें दो आ जाते हैं, या तो वो कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होगा, दूसरा लिपिड मेटाबॉलिज्म। फिर उसकी फर्दर वजूहात है जो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा टेबल बना हुआ है मेटाबॉलिक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक मायोपैथीज़ का।
तो इसमें कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो है उसमें आती है हमारे पास मोनोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, ठीक है, मोनोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी जिसको हम मैकार्ड डिजीज़ भी कहते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। दूसरी आती है एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी जिसको पॉम्पीज डिजीज़ कहते हैं। ये मैकार्ड डिजीज़, ये पॉम्पी डिजीज़ भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, ठीक है। मैकार्ड डिजीज़ में क्या होता है, ये एक्चुअली ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 5 ही होती है और इसमें म्यूटेशन को तो आप छोड़ दें, फ़िलहाल साइड पर रखें। बस याद रखें कि इसमें एक्सरसाइज इंड्यूस्ड माइल्जिया होगा, स्टिफनेस होगी, वीकनेस होगी, ठीक है। जैसे ही पेशेंट एक्सरसाइज करता है, इंटेंस एक्सरसाइज जैसे भागा या उसने कोई वज़न उठाया वेट लिफ्टिंग की, तो तब उसको सिम्टम्स अपीयर होंगे। अब मसल्स क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे फॉर द इमीडिएट एनर्जी, तो उसके नतीजे में रैपिड क्राइसिस होंगे, ठीक है। दूसरा इसमें जो है मैकार्ड डिजीज़ में सेकेंड विंड फिनोमिना होता है। सेकेंड विंड फिनोमिना इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखिएगा, अगर इनिशियल रेस्ट जो है ब्रीफली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम हुई एंड देन रिज्यूम्स एक्सरसाइज एट अ लोअर इंटेंसिटी, उसके बाद उसने लो इंटेंसिटी पे अगर एक्सरसाइज की तो पेशेंट को सेकेंड विंड होगी, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो मोबिलाइज कर रही है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को, जैसे फैटी एसिड्स को और ब्लड ग्लूकोज को, और वो ब्लॉक्ड ग्लाइकोजन पाथवे को बाईपास कर रही है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को बाईपास कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंड विंड फिनोमिना, ठीक हो गया। यानी जैसे पेशेंट को सिम्टम हुए, उसने रेस्ट ले ली, उसके बाद दोबारा उसने लो इंटेंसिटी वाली अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली तो उसको सेकेंड विंड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी सोर्सेज को फैटी एसिड और ब्लड ग्लूकोज से मोबिलाइज कर रही है और ब्लॉक्ड ग्लाइकोजन पाथवे को बाईपास कर रही है बॉडी। तो इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, मैकार्ड डिजीज़ को, जिसमें एक्सरसाइज इंड्यूस माइल्जिया, स्टिफनेस, वीकनेस हो रही है और सेकेंड विंड फिनोमिना हो रहा है। तीसरा भी याद रखें, मायोग्लोबिन यूरिया भी होगा, यानी स्ट्रीनस या प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करेगा तो उसके मसल ब्रेक डाउन होंगे, रेब्डोमायोलाइसिस, तो ब्लड में मायोग्लोबिन हमें मिलेगा, किडनी से फिल्टर होगा, यूरिन डार्क होगा, कोका कलर यूरिन मिलेगा, ठीक है, और ये एक्यूट किडनी इंजरी की सीरियस सिम्टम भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस के लिए हमें क्रेटिनिन काइनेज उसके बड़े हुए मिलेंगे, स्पेशली एक्सरसाइज के बाद, जिसका मतलब है उसके मसल डैमेज हुए हैं। दूसरा, हम मसल बायोप्सी करवाएंगे तो उसमें हमें एबनॉर्मल ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन मिलेगी मसल फाइबर में, ठीक है। और इस डिज़ीज़ में जो म्यूटेशन होती है, मसल फॉस्फोराइलेज एब्सेंट होता है, तो जब हम मसल बायोप्सी करवाएंगे तो उसमें एबनॉर्मल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेटेड होगा और मसल फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी एब्सेंट मिलेगी। तीसरा, हम एंजाइम असे करवाएंगे, यानी मसल फॉस्फोराइलेज की एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली मेजर करेंगे मसल बायोप्सी से, तो उसमें भी हमें डेफिशिएंसी मिलेगी। इसके अलावा भी जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, जो जीन डिसऑर्डर है इसमें PYGM जीन का, या हम 4 आर्म इस्कीमिक टेस्ट करवाते हैं, लेकिन आजकल वो इतना नहीं किया जाता। दूसरी मैंने आपको बताई, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ मसल मेटाबॉलिज्म में आता है एसिड माल्टेज की डेफिशिएंसी, यानी पॉम्पी डिजीज़, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2 है। ये 5 थी, मैकार्ड 5 है, पॉम्पी डिजीज़ टाइप 2 है, और इसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम एसिड माल्टेज कहते हैं, जो क्या करता है, हमारे ग्लाइकोजन को लाइसोसोम्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो अब क्या फीचर्स होंगे, पॉम्पी डिजीज़ में वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सीवियरिटी और एज ऑफ ऑनसेट होता है, क्योंकि इसमें वेरिंग लेवल ऑफ रेजिडुअल एंजाइम की एक्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत होती है इस वजह से। तो इसमें डिफरेंट है, एक होती है इन्फेंटाइल फॉर्म, क्लासिक इन्फेंटाइल ऑनसेट की पॉम्पी डिजीज़, ये सीवियर है, रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है, पहले ही कुछ महीनों में हो जाएगी ज़िंदगी के, जिसमें बच्चे को जो है जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, जिसको हम कहते हैं फ्लोपी इन्फेंट, ठीक है, फ्लोपी इन्फेंट। फीडिंग डिफ़िकल्टी होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कार्डियोमेगेली, इनलार्ज हार्ट होगा उसका, ट्रीटमेंट के बगैर 2 साल तक ही वो मर जाएगा कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, ठीक है। दूसरी टाइप है चाइल्डहुड की, यानी लेट ऑनसेट वाली, ये हो गई क्लासिक इन्फेंटाइल पॉम्पी डिजीज़। दूसरी लेट ऑनसेट की पॉम्पी डिजीज़ है, लेस सीवियर है इस इन्फेंटाइल फॉर्म से, प्रोक्सिमल मसल वीकनेस होगी, ठीक है, विथ रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट, 20 से 30 साल में डेथ हो जाएगी रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से। एडल्ट फॉर्म भी होती है तीसरी, जो लेट ऑनसेट पॉम्पी है, ये प्रोक्सिमल मायोपैथी करवाएगी, लेकिन स्लोली प्रोग्रेसिव।
प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होगी, यानी हिप के फ्लेक्सर, ट्रंक के मसल, रेस्पिरेटरी फेलियर भी होगा, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कम है बनस्पत इन्फेंटाइल की। ठीक हो गया। तो अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस जो है इसमें हमें जो है इन्फेंटाइल फॉर्म में तो क्रेटिनिन काइनेज एलिवेटेड मिलेगा, यानी मसल डैमेज हुआ है। चाइल्डहुड में हम देखेंगे तो ब्लड लिम्फोसाइट एनालिसिस करवाएंगे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के लिए, तो उसमें हमें लाइसोसोमल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन मिलेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट नहीं रहा, जमा हुआ है लाइसोसोम्स के अंदर, लेकिन ये लेस स्पेसिफिक है बनस्पत एंजाइम असे के। एडल्ट्स में हम मसल बायोप्सी और एंजाइम असे करवाते हैं। बायोप्सी में वैक्यूल्स नजर आएंगे लाइसोसोम ग्लाइकोजन से भरे हुए, एंजाइम असे में उस एंजाइम की एक्टिविटी जो है ड्राइड ब्लड स्पॉट्स में, फाइब्रोब्लास्ट या मसल टिश्यू में हम देखेंगे, और यही इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एंजाइम असे। कौन सा एंजाइम था? एसिड माल्टेज, जिसको हम क्या कह रहे हैं? अल्फा ग्लूकोसाइडेज। ठीक हो गया। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर हो गए, मैकार्ड डिजीज़, पॉम्पी डिजीज़। दूसरी आती है हमारे पास मेटाबॉलिक जो मायोपैथी है, वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर, यानी बीटा ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई कि पॉम्पी डिजीज़ के अब इन्फेंट्स में जो है ना, न्यू बॉर्न्स में बहुत सी कंट्रीज़ में स्क्रीनिंग हो जाती है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, क्योंकि अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, तो या जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, तो उसकी डायग्नोस हो जाता है। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म में बीटा ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर में क्या है, हमारे मसल जो है वो फैटी एसिड्स को एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग या लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज के दौरान और फास्टिंग के दौरान भी वो ऐसा करते हैं। ठीक है। तो अगर फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन पाथवे में कोई मसला आ गया, डिफेक्ट आ गया, तो उससे मसल्स हमारे फैट्स को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें एक आता है कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी। ठीक है, जिसमें मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, ऑटोसोमल रिसेसिव है और लिवर को अफेक्ट करता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगा। तो ये कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज टाइप 2 जो है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर में पेशेंट को माइल्जिया होगा, जैसे उसने एक्सरसाइज की उसको मसल पेन, स्टिफनेस, क्रैम्प्स होंगे प्रोलॉन्ग या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के बाद या फास्टिंग के बाद या इलनेस के बाद, क्योंकि अब उसके फैट यूज़ नहीं हो रहे। पेन होगा, स्टिफनेस होगी, क्रैम्प होंगे। दूसरा मायोग्लोबिन यूरिया, मैकार्ड डिजीज़ के साथ यहाँ पर भी रेब्डोमायोलाइसिस होगी, मसल टूटेगा, मायोग्लोबिन यूरिया होगा और किडनी डैमेज का रिस्क होगा। वीकनेस होगी, ट्रांजिएंट या परसिस्टेंट वीकनेस, और इसमें सेकेंड विंड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड विंड फिनोमिना। इसकी डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है, हमें यहाँ पर क्रेटिनिन काइनेज अटैक के दरमियान नॉर्मली मिलेगा रेस्ट पर, लेकिन ये रेब्डोमायोलाइसिस जब हो रही होगी तो उसके दौरान हमें एलिवेटेड मिल सकता है। यूरिन ऑर्गेनिक एसिड्स हम देखेंगे, एसाइल कार्निटीन यानी फैटी एसिड का ये मेटाबोलाइट है एसाइल कार्निटीन, ये हम यूरिन में या ब्लड में चेक करेंगे, स्पेशली न्यू बॉर्न्स में। ठीक है, यूरिनरी ऑर्गेनिक एसिड। एंजाइम असे करवाएंगे, CPT2 एंजाइम एक्टिविटी लिम्फोसाइट फाइब्रोब्लास्ट में, और बायोप्सी में हमें लिपिड की एक्यूमुलेशन नज़र आएगी मसल फाइबर्स में, स्पेशली एक्सरसाइज के बाद या फास्टिंग के बाद। ठीक हो गया। तो ये सारी हो गई हमारी जो है मेटाबॉलिक मायोपैथीज कंप्लीट। एक और तीसरी मेटाबॉलिक भी रहती है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक थी ग्लाइकोजन, एक थी हमारी कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, दूसरा था लिपिड या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, तीसरा इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रियल यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का डिसऑर्डर। तो ये सारे आ जाते हैं इस मेटाबॉलिक मायोपैथी में, यानी जिसमें ATP बनाने का मसला है। ठीक है, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज़ में होगा। तो डिसफंक्शन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया तो उसके इफेक्ट्स वाइड स्प्रेड होंगे। एक तो सिस्टेमिक इफेक्ट है बियॉन्ड द मसल। माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर्स किसको अफेक्ट करेगा? मसल के अलावा हमारी विजन को, आँखों को। तो ऑप्टिक एट्रोफी होगी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कैटरेक्ट्स होंगे। कानों को अफेक्ट करेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अगर अफेक्ट हो रहा है तो कानों में हमारी सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगी। बाकी सिस्टम में हमारा एंडोक्राइन, CVS, GIT, रीनल भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन हमें इन सिम्टम्स का मिल रहा है, स्पेशली मैटरनल ट्रांसमिशन का एविडेंस भी मिल रहा है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल DNA हमें पता है मदर से ही इनहेरिट होता है, तो उसमें हमें ये सस्पिशन रेज करना होता है। कॉजेज़ क्या हैं? माइटोकॉन्ड्रियल DNA में या तो एल्ट्रेशंस आ गई हैं या जीन्स में इन द न्यूक्लियस दैट इनकोड फॉर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को इनकोड करने वाले जीन्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA में मसला आया है।
तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स में जो मसल इन्वॉल्वमेंट है, याद रखिएगा कि म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में सिंगल इंडिविजुअल को भी अफेक्ट कर सकती हैं और सिंगल टिश्यूज़ को भी, मोस्ट कॉमनली मसल। पेशेंट को होगा क्या, इसमें एक्सरसाइज की इंटॉलरेंस होगी, मसल में पेन, कभी कभार रिकरेंट एपिसोड होंगे मायोग्लोबिन यूरिया, यूरिन में मतलब मायोग्लोबिन आएगी। डायग्नोसिस हम क्लिनिकली करते हैं, मसल बायोप्सी, उस पर हमें रेड फाइबर्स नज़र आएंगे, फाइबर नेगेटिव फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जेनेटिक टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं स्पेसिफिक म्यूटेशंस के लिए, ठीक है। एक टाइप हमने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, LHON, जिसको हम कहते हैं लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये एक स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है जिसमें ना अक्यूट या सब अक्यूट विजन का लॉस होता है, मोस्टली मेल्स में होता है, दोनों साइड की ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हमने देखे। अब इसके जो टाइप्स हैं, सारे जो फीचर्स हैं, जो भी यानी इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं ऑक्सीडेटिव पाथवे के ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कराएंगे, या तो वो सिर्फ मसल में होगा या नॉन मायोपैथिक फीचर्स होंगे, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। 20 अब ये भी जो है इनाम दानिश ने नहीं लिखे, तो हम डेविडसन से ही कवर करेंगे। देखें माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम्स में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, उसमें मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विथ रेड फाइबर, जिसको MERRF कहते हैं, ठीक है। इसके क्या है, देखिए क्लिनिकल फीचर, इसमें एक तो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी हो रही है जो इसका डिफाइनिंग फीचर है, यानी अचानक से सडन ब्रीफ इनवॉलंटरी मसल जर्क्स होंगे, मायोक्लोनस होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, जनरलाइज्ड, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा इसमें सेरिबेलर अटेक्सिया होगा, डिमेंशिया होगा पेशेंट को, ठीक है, उसका कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयर, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्योंकि इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व अफेक्ट हो रही है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है क्योंकि पेरिफेरल नर्व मतलब डैमेज हुआ है, टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस, ऑप्टिक एट्रोफी की वजह से विजन लॉस, मल्टीपल लाइपोमास भी बनेंगे, बिनाइन फैटी ट्यूमर जो कि अंडर द स्किन मल्टीपल होंगे, और लास्टली अदर फीचर्स जैसे शॉर्ट स्ट्रेचर या कार्डियोमायोपैथी। ये हो गया मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विथ रेड फाइबर। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, इंसेफेलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स, जिसको हम मिलास कहते हैं, ठीक है। वो मर्फ था, ये है मिलास। अब मिलास में क्या है, अच्छा वो जो था ना रेड फाइबर्स, एक्चुअली उसकी मसल बायोप्सी में हमें ये रेड फाइबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया एक्यूमुलेट हो गया ना, इस वजह से। यहाँ पर मिलास में एक्चुअली एपिसोडिक एन्सेफेलोपैथी होगी, ठीक है, यानी एपिसोड्स होंगे ब्रेन के डिसफंक्शन के, जिसमें कॉन्शियसनेस भी अल्टर हो सकता है, कन्फ्यूजन, सीजर्स भी हो सकते हैं। दूसरा नाम में बता रहा है कि स्ट्रोक लाइक एपिसोड, यानी बार बार रिकरेंट सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होंगे जो कि स्ट्रोक को मिमिक करेंगे। एक साइड पे वीकनेस होगी बॉडी के, विजुअल फील्ड लॉस, स्पीच डिफ़िकल्टी, बिल्कुल स्ट्रोक की तरह के एपिसोड, ठीक है। वैसे वास्कुलर टेरिटरी को इन्वॉल्व नहीं करता इमेजिंग में, और माइग्रेट भी कर सकता है, रिजॉल्व भी हो सकता है। उससे पहले स्ट्रोक वाले सिम्टम से पहले उसको हेडेक, माइग्रेन की तरह का, नोजा, वॉमिटिंग वगैरह होगा। दूसरा मिलास में हमने कहा लैक्टिक एसिडोसिस होता है। अब लैक्टिक एसिड ब्लड में जमा हो गया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का मेटाबॉलिज्म तो चल ही नहीं रहा, तो उससे वॉमिटिंग और फटीग होगी। माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी यानी कि मसल्स की वीकनेस भी होगी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, पेन वगैरह, डिमेंशिया, हियरिंग लॉस, ये सारी चीज़ें भी इसमें होंगी, ठीक हो गया। तो मसल बायोप्सी में इसमें भी रेड फाइबर मिल सकते हैं। MRI इसमें बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम स्ट्रोक लाइक लेजन्स हो देखें मिलास में। अगली है क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, CPEO। ये CPEO भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है जिसमें आई मूवमेंट्स की डिफ़िकल्टी प्रोग्रेसिव होंगी, यानी इसमें प्रोग्रेसिव टोसिस होगा, ग्रेजुअली दोनों आईलिड्स ड्रॉप हो जाएंगी, जो कि इसका पहला सिम्टम होता है CPEO का। एक्सटर्नल ओक्यूलोमोटर की पालसी, यानी जो आईबॉल को मूव करवा रही हैं ओक्यूलोमोटर, उसकी पालसी, तो प्यूपिल्स और अकोमोडेशन जो है वो बच जाएंगी, वो इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल वीकनेस है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी, शोल्डर, हिप्स, इनकी भी होगी, लेकिन आई मसल याद रखिएगा ज़्यादा प्रोमिनेंटली अफेक्ट होंगे।
प्रॉक्सिमल भी हो रही है। डेफनेस, अटेक्सिया, कार्डियक कंडक्शन, ये प्लस फीचर इंडिकेट कर रहे हैं कि वाइड स्प्रेड माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। अगला है कियार्न्स सायर सिंड्रोम, KSS। अब KSS CPOE की तरह है लेकिन अर्ली एज ऑफ ऑनसेट यानी 20 साल से पहले ही कियार्न्स सायर सिंड्रोम हो जाता है। प्रोग्रेसिव टोसिस ही होगा, एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया बिल्कुल CPO की तरह, टिपिकली सिर्फ 20 से पहले हो रहा है, ये फ़र्क याद रखें। ठीक है, इसमें हार्ट ब्लॉक ये चीज़ें भी होंगी। पिगमेंट्री रेटाइनोपैथी यानी रेटाइना डीजेनरेट होगा, एबनॉर्मल पिगमेंट की एक्यूमुलेशन होगी जिसकी वजह से विजन लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, शॉर्ट स्ट्रेचर डिमेंशिया, ये चीज़ें। सेकंड लास्ट है MNGIE, माइटोकॉन्ड्रियल न्यूरो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंसेफेलोमायोपैथी। अब ये क्या चीज़ है? ये मल्टी सिस्टमिक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम को देखें, इसमें प्रोग्रेसिव टोसिस होगा, एक्सटर्नल ओक्यूलो मोटर पाल्सी बिल्कुल इसकी तरह CPO की तरह ही होगा, आई मूवमेंट्स अफेक्ट हुई। दूसरा नाम से पता है GI अफेक्ट हो रहा है। GI में याद रखें डिसमोटिलिटी होगी, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, फूड जो है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास नहीं कर रहा, तो नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, अर्ली सेटाइटी, मेल एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो सिम्टम्स होंगे। ठीक है, एक्चुअल फिजिकल ब्लॉक नहीं होगा, बस उसमें सिम्टम हो रहे हैं, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन है। माइटोकॉन्ड्रियल न्यूरो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंसेफेलोमायोपैथी। इसके अलावा इसमें डिफ्यूज ल्यूकोइंसेफेलोपैथी भी होगी, यानी वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज़ होंगी जो MRI पे नज़र आएगा। थिन बॉडी हैबिटस, वेट लॉस होगा, इमेसिएशन क्योंकि उसका वेट लॉस हुआ है, मेल एब्जॉर्प्शन है, उसको क्रोनिक इलनेस है। इसके अलावा याद रखिए कि इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मायोपैथी, नर्व और मसल की वीकनेस और सेंसरी लॉस लिम्स में भी होगा। ठीक हो गया। और है ये ऑटोसोमल रिसेसिव। लास्ट टाइप रहेगी माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम की न्यूरोपैथी, अटेक्सिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, नार्प, यानी वीकनेस भी हो रही है, न्यूरोपैथी हो रही है, यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस, टिंगलिंग, पेन, अटेक्सिया भी हो रहा है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का मसला, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, डिमेंशिया हो रहा है, सीजर्स हो रहे हैं, कॉग्निटिव डिक्लाइन, एपिलेप्टिक सीजर्स, प्रॉक्सिमल वीकनेस होगी शोल्डर्स और हिप्स की। ठीक है, तो ये हो गया न्यूरोपैथी, अटेक्सिया, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। डिफरेंट टाइप्स हमने देखी माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम की, मर्फ, मिलास, CPEO, KSS, MNGI, नार्प। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो हमने देखे तीनों टाइप्स देख ली मेटाबॉलिक मायोपैथीज़ की, जिसमें एक तो ये थी कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन का या लिपिड का मेटाबॉलिज्म, दूसरी थी माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम्स, ये भी इसी में आ जाते हैं, किसमें? इनहेरिटेड मेटाबॉलिक मायोपैथीज़ में, मेटाबॉलिक में आ रही हैं। तो हम पढ़ रहे थे मायोपैथीज़, उसमें हमने पढ़ा हेरिडिटरी एक्वायर्ड, हेरिडिटरी में हमने मस्कुलर डिस्ट्रोफी पढ़ा, उसके बाद हमने जो है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक मायोपैथीज़ देखी। अब जो है आता है हमारे पास थर्ड टाइप जो थी चैनलोपैथीज़। चैनलोपैथीज़ क्या है, नाम से पता चल रहा है कि चैनल्स का मसला होगा। ठीक है, जो जीन्स हमारे आयन चैनल को इनकोड करते हैं ना, बस उसमें म्यूटेशन आई है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चैनल क्या होता है? पोर फॉर्मिंग प्रोटीन होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हमारे आयंस को फ्लो को रेगुलेट करता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, इनको हम मेम्ब्रेन से गुजार रहा होता है चैनल। अब ये फ़्लो आयंस का बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं, एक्शन पोटेंशियल इन्हीं की वजह से होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये चैनल्स फंक्शन नहीं करेंगे तो या तो मसल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एक्साइटेबल हो जाएगा, या तो वो जो है पैराडॉक्सिकली इनएक्साइटेबल, तो उस हिसाब से सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट जो है सिंड्रोम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो अभी हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। एक तो इसमें जो है चैनलोपैथीज़ में फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस वाले फीचर्स होंगे। ठीक है, यानी फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड मसल वीकनेस के एपिसोड्स या पैरालिसिस के, जो होंगे टेम्पररी और रिवर्स भी हो सकते हैं, और उन अटैक के दरमियान मसल की स्ट्रेंथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, वीकनेस या पैरालिसिस के अटैक आते हैं लेकिन बीच में सही हो जाता है। तो इसमें एक्चुअली एबनॉर्मल शिफ्ट होती है पोटेशियम आयंस की, हमारे ब्लड और मसल्स के दरमियान शिफ्टिंग ख़राब हो जाती है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस की, बेस्ड ऑन द पोटेशियम लेवल ड्यूरिंग द अटैक।
जो लेवल है, तो उसमें या तो हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस होगी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें अटैक के दौरान क्या होगा कि ब्लड में पोटेशियम लो होगा, हाइपोकैलेमिक है। तो अटैक कैसे ट्रिगर होगा? जब पेशेंट कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाएगा या एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करेगा या स्ट्रेस में, तो उसमें ये होगा। ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जीन्स में मसला आता है, इसमें म्यूटेशन आती है, या सोडियम चैनल्स में। दूसरी टाइप है हाइपो के अलावा हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। अब उसमें ड्यूरिंग द अटैक ब्लड में पोटेशियम हाई होगा या नॉर्मल होगा? ट्रिगर कैसे हुआ? रेस्ट से, एक्सरसाइज, कोल्ड, पोटेशियम रिच फूड खाने से। ठीक है, तो म्यूटेशन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स में आती है। तीसरी होती है नॉर्मोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। नॉर्मोकैलेमिक में माइल्ड फोकल वीकनेस हो सकती है या पूरी फुल बॉडी की पैरालिसिस। कभी कभार रेस्पिरेटरी मसल भी अफेक्ट हो जाता है नॉर्मोकैलेमिक में। चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में ये होती है। ठीक हो गया, तो ये हम एक्चुअली चैनलोपैथीज में देखेंगे, जिसको हम कह रहे हैं फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस। फेमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस। दूसरी जो हम चैनलोपैथीज में चीज़ देखेंगे वो है हमारी मायोटोनिया। मायोटोनिया क्या होता है? यानी मसल्स का डिले रिलैक्सेशन हो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाथ मिलाया, हाथ छोड़ ही नहीं रहा पेशेंट क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा, डिले है। तो ये एक्चुअली रिपीटेटिव मसल की फायरिंग हो रही होती है, उस वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली इसमें जो ना क्लोराइड चैनल्स जो है उसमें मसला होता है। लेस कॉमनली सोडियम में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोराइड की कंडक्टेंस कम होगी, मसल एक्साइटेबल ज़्यादा होगा, क्लोराइड का मसला है। क्लोराइड चैनल बहुत ज़रूरी होते हैं मसल मेम्ब्रेन को मतलब स्टेबलाइज करने में, एक्सेसिव फायरिंग होने से बचाते हैं, तो इसमें क्लोराइड का इशू। अब मायोटोनिया की फर्दर टाइप्स है मायोटोनिया कंजेनिटा, जिसको थॉमसन डिजीज़ कहते हैं, बेकर डिजीज़। ठीक है, और पैरामायोटोनिका कंजेनिटा, ये आ जाती हैं। तीसरी चीज़ जो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे वो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, चैनलोपैथीज में ही हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, बार बार आप पढ़ते आए कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स में, जो सर्टेन वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स की वजह से होता है। जैसे याद रखिएगा हेलोथेन और आइसोफ्लूरेन। ठीक है, और हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस आ जाते हैं स्केलेटल मसल में। और डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो है ना, जैसे सक्सिनाइल कोलिन, उसकी वजह से भी ये होता है। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन मैकेनिज्म क्या है? एक्चुअली इसमें होता ये है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में ना बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड कैल्शियम का रिलीज़ होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्यू टू डिफेक्टिव रैनोडीन रिसेप्टर। जो रैनोडीन रिसेप्टर है वो ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा इस चैनल से, रैनोडीन चैनल से। तो मसल बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टिफ मसल होगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, एसिडोसिस होगा, मसल टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। तो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं हाइपरथर्मिया के? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में टेकीकार्डिया, मसल रिजिडिटी, मैसेटर का स्पाज्म भी, रैपिड राइज इन द टेम्परेचर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेप्डोमायोलाइसिस, हाइपरकैलेमिया। ठीक हो गया, तो मैनेजमेंट में हमने डेंट्रोलिन जो है मसल रिलैक्सेंट देना होता है, जो कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेगा रिलीज़ को फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्नोसिस में हम कैफीन हेलोथेन कॉन्ट्रैक्चर टेस्ट करते हैं, जिसमें मसल बायोप्सी भी ली जाती है। अब किस तरह से हम ये सारी चैनलोपैथीज़ को रिकॉग्नाइज और डायग्नोज करेंगे? इनका क्लिनिकल पैटर्न, वीकनेस जो हो रही है, पीरियोडिक पैरालिसिस हो रही है या स्टिफनेस हो रहा है, यानी मायोटोनिया हो रहा है, तो क्लिनिकली हम करेंगे। और उनका ट्रिगर क्या है? एक्सरसाइज, कोल्ड या फूड। दूसरा, हम पोटेशियम की एब्नॉर्मलिटी यानी सीरम में पोटेशियम देखेंगे अटैक के दौरान, ताकि हम डिस्टिंग्विश करें कि कौन सी वाली पीरियोडिक पैरालिसिस है, हाइपो है, हाइपर है, नॉर्मो है। दूसरा, जेनेटिक टेस्टिंग में एडवांस केसेस में की जा सकती है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हम मायोटोनिक डिस्चार्ज में करेंगे या मायोपैथिक चेंजेस में। ठीक है, और दैट्स इट। तो ये सारी, अब इसमें टाइप्स जो है डिटेल में जो चैनलोपैथीज़ हैं वो अभी डिस्कस करेंगे कि किस में कौन सा चैनल इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा जी, तो सबसे पहले है डिफरेंट मसल चैनलोपैथीज़ होती हैं, सोडियम की हैं, क्लोराइड, कैल्शियम, पोटेशियम, रैनोडीन रिसेप्टर। तो सबसे पहले सोडियम की देखेंगे। सोडियम में 3 तरह की डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, पैरामायोटोनिया कंजेनिटा,
पोटेशियम एग्रेवेटेड मायोटोनिया जिसको हाइपरकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस कहते हैं। तीसरी है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस। जो सोडियम में पहली टाइप है पैरामायोटोनिया कंजेनिटिया। इसमें डिफरेंट जो जीन और इनहेरिटेंस है उसको इतना फोकस हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आप देख लें। उसमें होगा क्या कि कोल्ड इवोक्ड मायोटोनिया होगा सर्दी के बाद, विथ एपिसोडिक वीकनेस होगी प्रोवोक्ड बाय एक्सरसाइज इन कोल्ड। जो दूसरी टाइप है पोटेशियम एग्रेवेटेड मायोटोनिया, उसमें एक्चुअली क्या होगा कि प्योर मायोटोनिया होगा लेकिन वीकनेस प्रोवोक्ड बाय पोटेशियम, क्योंकि हाइपर कैलेमिक हम इसको कह रहे हैं ना। हाइपर कैलेमिक में पोटेशियम जब बढ़ेगा ना ब्लड में, बढ़ने की वजह से पेशेंट को मायोटोनिया होगा। ब्रीफ होगा यानी छोटे टाइम तक होगा, मिनट्स से आवर्स तक। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स होंगे वीकनेस के, और रेस्ट से प्रोवोक होगा, कोल्ड, पोटेशियम, फास्टिंग से, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस। ये परसिप्टेंस आपको याद हो। दूसरी जो हाइपोकैलेमिक है यानी पोटेशियम लेवल कम है, अब इसमें ये वैसे लेस कॉमन टाइप होती है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, लेकिन इसमें लंबी चलेगी, घंटों से दिनों तक ये रहेगी। एपिसोडिक वीकनेस होगी, ट्रिगर्ड बाय रेस्ट से ट्रिगर होगी, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ठीक है, और कोल्ड से। तो हाइपरकैलेमिक में मसला ये हो रहा है कि सस्टेन डीपोलराइजेशन हो रही है और सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो गया है, तो उसकी वजह से जो नए एक्शन पोटेंशियल नहीं बन पा रहे, और ये हाइपोकैलेमिक में लेस कॉमन है। जबकि हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस में क्या होता है कि वीकनेस क्यों हो रही है कि मसल फाइबर इनएक्साइटेबल है, क्योंकि पोटेशियम जो है यानी ब्लड में पोटेशियम कम है, पोटेशियम मसल के अंदर चला गया है। तो वीकनेस क्यों हो रही है, मसल फाइबर इनएक्साइटेबल है ड्यू टू सस्टेन्ड हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम। बाहर पोटेशियम कम है तो वो इतना एक्साइटेबल नहीं होता, ठीक हो गया। देन अगली टाइप आती है क्लोराइड चैनलोपैथी। क्लोराइड में आती है हमारी मायोटोनिया कंजेनिटा, जिसमें थॉमसन डिजीज़ और बेकर डिजीज़ है, ठीक है। तो थॉमसन डिजीज़ और बेकर डिजीज़ आपको पता हो कि जीन्स को छोड़ें, मायोटोनिया इसमें यूजुअली माइल्ड ही होगा, ठीक हो गया। माइल्ड फॉर्म का मायोटोनिया को पेशेंट को मसल स्टिफनेस होगी, स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ मूवमेंट, जैसे मूवमेंट करेगा, लेकिन बार बार रिपीटेड एफर्ट करेगा यानी वार्म अप फिनोमेना होगा तो उससे फिर सही हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट पे उसको मसल की स्टिफनेस होगी, लिटिल या नो वीकनेस, मसल हाइपरट्रोफी कैन बी सीन। ये हो गया थॉमसन। जबकि बेकर में क्या होगा, बेकर में मायोटोनिया सिवियर होगा बनिस्बत थॉमसन की, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी और ट्रांजिएंट वीकनेस भी हो जाएगी मायोटोनिया के बाद। कोल्ड रेस्ट से ये मायोटोनिया और वर्सन होगा, ठीक है। तो उसके बाद है कैल्शियम चैनलोपैथी। कैल्शियम में हमारे पास आता है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेस कॉमन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल में, जिसमें बहुत ज़्यादा फीवर होगा, हाइपर पायरिक से हाई ग्रेड का फीवर, क्योंकि मसल की एक्टिविटी बढ़ गई है ना कैल्शियम चैनलोपैथी में। और सीवियर मसल रिजिडिटी, जॉ स्टिफनेस, टेकिकार्डिया, रैपिड राइज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये ड्रग्स की वजह से प्रेसिपिटेट होगा। एनेस्थेटिक जैसे हेलोथेन, सीवोफ्लुरेन, डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट लाइक सक्सिनाइलकोलिन, ये इनके ट्रिगर हैं कैल्शियम चैनलोपैथी के। मेजर कॉज ऑफ डेथ जनरल एनेस्थीसिया की, अगर इसको सही से रिकॉग्नाइज ना किया गया और ट्रीट किया गया तो वो यही होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, जिनमें कैल्शियम चैनलोपैथीज होती हैं तो उनको हो जाता है एनेस्थेटिक देने से। इसके अलावा पोटेशियम चैनलोपैथी में है हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस विद कार्डिक एरिथमिया। ये बिल्कुल उसी तरह इस पोटेशियम चैनलोपैथी के जो फीचर्स हैं ये सिमिलर हैं टू द हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस जिसमें पोटेशियम लो था, ठीक है, उसी की तरह है। लेकिन हाउएवर ये यूनिकली एसोसिएटेड है कि इस वाली में कार्डिक एरिथमियाज भी होंगी, स्पेशली इसमें वेंट्रिकुलर एरिथमिया, याद रखिएगा, वेंट्रिकुलर एरिथमिया ऑफन क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और स्पेसिफिक नॉन मायोपैथिक फीचर्स भी होंगे, जैसे स्केलेटल एनॉमली होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर, क्लिनोडिक्टाइली यानी कर्व्ड फिंगर होंगी, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सिम्टम्स जो है ना हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा। रेयानोडिन रिसेप्टर्स में क्या होगा कि इसमें भी रेयानोडिन रिसेप्टर में कैल्शियम के रिलीज चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है,
ठीक है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ये रिसेप्टर, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ही कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें मैलिग्नर हाइपरथर्मिया होगा, अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग हाइपर मेटाबॉलिक क्राइसिस जो अभी मैंने आपको बताया एनेस्थेटिक या मसल रिलैक्सेंट से होगा। कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो क्या होगा, मसल स्टिफ हो जाएगा और हाइपरथर्मिया हो जाएगी। ठीक हो गया, तो दैट्स इट। ये सारी हो गई मसल चैनलोपैथीज़। तो सारी हमने मसल के डिसऑर्डर्स यानी मायोपैथीज़ डिस्कस की, और ये सारी ज़्यादा अच्छी जो है वो डेविडसन में लिखी थी, इसलिए हमने वहीं से कवर की। हेरिडिटरी होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं। हेरिडिटरी हमने सारी कवर कर ली हैं। उसके बाद जो है एक्वायर्ड मायोपैथी हैं, जिसमें इन्फ्लामेटरी मायोपैथी, ठीक है, यहाँ पर जो गिवन है इन्फ्लामेटरी मायोपैथी, या फिर मायोपैथी एसोसिएटेड विद रेंज ऑफ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, या ड्रग्स एंड टॉक्सिन एक्सपोजर। उसकी सिर्फ एक ये छोटी सी पिक्चर है, ये आप देख लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्वायर्ड में सारी इतनी डिटेल वीडियो पूरी जो थी वो हेरिडिटरी पर थी, हेरिडिटरी मायोपैथी। एक्वायर्ड में हमारे पास ये सारे कॉजेज़ हैं, इन्फ्लामेटरी कॉजेज़ हैं। इन्फ्लामेटरी में याद रखिएगा कि पोलीमायोसाइटिस, डर्माटोमायोसाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस प्रीडोमिनेटली डिस्टल को अफेक्ट करेगा। एंडोक्राइन में हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगैली, कुशिंग, आइट्रोजेनिक, एडिसन, कोन सिंड्रोम, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारे एक्वायर्ड मायोपैथी करवाएंगे। हाइपोकेलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया भी इसी में आ गए। हाइपोकेलीमिया लिक्विराइज डायूरेटिक या परगेटिव अब्यूज से, हाइपरकैल्सीमिया जब डाइसेमिनेटेड बोनी मेटास्टेसिस हो। इसी तरह पैरान्यूप्लास्टिक में कार्सिनोमेटस न्यूरोमायोपैथी या डर्माटोमायोसाइटिस। ड्रग्स में ग्लूकोकोर्टिकोइड, स्टेटिन्स, अम्यूडारोन, बीटा ब्लॉकर, ओपिएट, क्लोरोक्विन, साइक्लोस्पोरिन, विनक्रिस्टिन, क्लोफिब्रिड, जीडोवुडीन, ये ड्रग्स करवाएंगी एक्वायर्ड प्रॉक्सिमल मायोपैथी। टॉक्सिन में अल्कोहल, क्रोनिक एंड एक्यूट सिंड्रोम, एम्फेटामिन, कोकेन, हीरोइन, विटामिन ई, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और स्नेक वेनम। ठीक हो गया, तो ये सारे कॉजेज हैं एक्वायर्ड प्रॉक्सिमल मायोपैथी के। दैट्स इट। अब जब हम इनाम दानिश में देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि इसने जो है सारा मिक्सअप करके लिख दिया है। यहाँ पर इसने मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन कॉजेज़ लिखे हैं मसल वीकनेस के। अक्यूट मसल वीकनेस में हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, इसी तरह जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, प्रॉक्सिमल मायोपैथी तो एक्वायर्ड होती है, जो मैंने आपको अभी फिगर दिखाया, तो उसकी वजूहत हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज़। बाकी भी सारे थे, ये सिर्फ इसने एंडोक्राइन बताएं। फिर यहाँ पे बीच में उसने चैनलोपैथीज लिख दी हैं, हेडिंग वगैरह कुछ नहीं दी। ठीक है, चैनलोपैथीज में हमने 3 टाइप देखी, फैमिलियल, पीरियोडिक पैरालिसिस, मायोटोनिया या मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। हाइपोकेलीमिया, अक्यूट हाइपोकेलीमिया, जैसे अगर डायूरेटिक थेरेपी हम दें तो उससे सिवियर फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, दैट इज़ रिवर्स्ड बाय करेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमने सही किया तो सही हो जाएगा, क्योंकि डायूरेटिक्स की वजह से हुआ था, हाइपोकेलीमिया पोटेशियम कम हो गया। और क्रोनिक हाइपोकेलीमिया ये भी डायूरेटिक्स की वजह से होता है, तो उससे माइल्ड प्रॉक्सिमल वीकनेस हो जाती है। हाइपोकेलीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, यानी क्वाड्रीपैरेसिस होगी, स्पीच और बल्बर मसल भी अफेक्ट होंगे। एंड देन ऑफन स्टार्ट्स आफ्टर हैवी कार्बोहाइड्रेट मील, जैसे डिनर पार्टी के बाद ये होता है, या बहुत ज़्यादा हैवी कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद, या ये हाइपोकेलेमिक पैरालिसिस जो है रेस्ट आफ्टर एग्जर्शन के बाद होगा। कुछ घंटों तक ये अटैक होगा, लेकिन उन्हीं में हो रहा है जिनमें इनहेरिट हुई ये डिजीज़। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ये ऑफन फर्स्ट नोटिस होता है टीनेज में, 20 साल से पहले, और ये रेमिट अगेन होगा 35 साल के बाद। सीरम में पोटेशियम जो है यूजुअली बिलो 3 मिलीमोल पर लीटर होता है। और वीकनेस जो है, जब हम पोटेशियम क्लोराइड देंगे पेशेंट को, क्योंकि हाइपोकेलीमिया पोटेशियम क्लोराइड से वीकनेस सही हो जाएगी। और इसकी वीकनेस बिल्कुल वैसी है जैसी हाइपोकेलीमिया में होती है ड्यूरिंग थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस में जो हाइपोकेलीमिया होती है। देन हाइपरकेलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस है, इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिट होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है, वीकनेस होगी जो कभी कभार एक्सरसाइज से प्रेसिपिटेट होगी। वहाँ पर हाइपो वाली पेशेंट ने एक्सरसाइज कर ली है, जब वो रेस्ट करेगा तो हाइपोकेलेमिक पैरालिसिस होगी। हाइपरकेलेमिक एक्सरसाइज से ही प्रेसिपिटेट होगा, चाइल्डहुड में होगा, रेमिट 20 साल की उम्र में अगेन होगी, यानी रेमिशन हो जाएगी, सही हो जाएगी। वो 35 साल की उम्र में रेमिट कर रही थी,
अटैक जो है 30 मिनट से लेके 2 घंटों तक रहेगा। सीरम में पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। ट्रीटमेंट ठीक है 30 मिनट से लेके 2 घंटों तक अटैक रहेगा और सीरम का पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो हम आईवी में इसमें जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे या फ्यूरोसिमाइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फ्यूरोसिमाइड, क्योंकि ये पोटेशियम को निकाल देता है, इसलिए 20 to 40 मिलीग्राम या ग्लूकोज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी मायोपैथी है। अब ये एक्वायर्ड की टाइप है, तो उसमें पोलीमायोसाइटिस आता है जो कि हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे। टॉक्सिक मायोपैथी आता है, कुछ ड्रग्स जो है मसल डिसऑर्डर कराते हैं, जैसे कि थायाजाइड डायूरेटिक, स्टीरॉयड से भी होता है, अल्कोहल से भी मसल डिसऑर्डर होता है। और लास्ट में है कंजेनिटल मायोपैथी, ये रेयर है, इन्फेंसी में होगा, मस्कुलर वीकनेस होगी और लिम्फनेस होगी। ठीक हो गया, दैट्स इट। यहाँ पर जो है हमने डिटेल में सारे मस्कुलर डिसऑर्डर्स कवर किए न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के डिसऑर्डर्स कवर करेंगे और फिर ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।